Hello everybody, welcome back to my channel. So I'm back again with another video on the Industrial Relations Code 2020, and this video is about standing orders. Chapter 4 standing orders. इससे पहले मैं 3 parts करवा चुकी हूँ, which talks about part 1 is about definitions, that is chapter 1. Part 2 is about bipartite forum, chapter 2, and part 3 is about ट्रेड यूनियंस चैप्टर 4. अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं, आई बटन में आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं. एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एंड आई होप आपको वो समझ में आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चैप्टर 4 स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कि सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है. एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, इसका मतलब है ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये क्या बोल रहा है सब सेक्शन 1, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वेयर इन 300 और मोर देन 300 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं, ये जो चैप्टर है विच इज़ रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होगा? जिन इंडस्ट्रीज़ में 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, किसी भी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी दिन अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉय हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे. मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे. तो इम्पॉर्टेंट क्या है? 300. सबसेक्शन 2 सेज the provision of this chapter shall not apply to an industrial establishment in so far as the workers employed therein a person to whom the fundamental. अब हम क्या देख रहे हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे. तो हर वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होंगे जहाँ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की किसी भी एक दिन 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स अगर एम्प्लॉय हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ ये इस चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे. और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे? जहाँ पर जो पर्सन है एम्प्लॉय होते हैं, टू हुम द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स, सिविल सर्विस रिवाइज्ड लीव रूल्स, civil service regulations, civilians in defense service rules of or Indian Railway Establishment Code or any other rule or regulation that may be notified in this behalf by the appropriate government apply. तो जहाँ जहाँ ये सारे laws apply होते हैं, कौन से laws? Fundamental and supplementary rules, civil services classification, control and appeal rules, civil services temporary service rules, revised leave rules, civil service regulations, civilians in defense service classification, control and appeal rules और इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट. तो इन सारे रूल से रिलेटेड प्रोविजन जिन जिन एस्टैब्लिशमेंट्स में अप्लाई होंगे, वहाँ पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 विच टॉक्स अबाउट द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो अप्लाई नहीं होगा. सेक्शन 29, मेकिंग of model standing orders by central government and temporary application. अभी क्या होता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, पहले ये समझो. सी स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक गवर्निंग रूल्स हैं कि एक इंडस्ट्री है, उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं. कब आना है, कब जाना है उस फैक्ट्री में, कितने वर्कर्स काम करते हैं, क्या वेजेस होने चाहिए, कितनी कैटेगरीज के वर्कर्स वहाँ काम करते हैं. तो ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंडरलाइन उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोल रहे हैं. ठीक है. अभी स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर कोई इंडस्ट्री इन प्रोविजंस के अंदर अप्लाई होने लगे हैं, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जब कभी भी ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसके प्रोविजंस अप्लाई होने लगेंगे, तो वो इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयर होगा वो क्या करेगा? स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगा. जो भी गवर्निंग रूल्स हैं वो पूरा सेट डाउन करेगा. और वो किस बेसिस पे करेगा? मतलब कोई एक परफॉर्मा भी होना चाहिए. तो वो परफॉर्मा क्या है? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर. मतलब आप सिंपल समझो फॉर्मेट, कि अगर मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो जो एक परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए
मेरी जो इंडस्ट्री है, जिस टाइप का वर्क मेरी इंडस्ट्री में चलता है, जो नेचर ऑफ वर्क है, तो उसको सब देख के मैं क्या करूँगी, एक परफॉर्मा बनाऊँगी। तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, बेसिकली एक बेंचमार्क है, एक फॉर्मेट है, जिसको देख के हम लोग जो भी कैटेगरीज, जो भी पॉइंट्स उस फॉर्मेट में दिए गए हैं मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं। अभी क्या होता है कि सपोज़ मेरी इंडस्ट्री आज से इस एक्ट के अंदर लाई करने लगी है, अप्लाई होने लगे इस एक्ट के रूल्स, तो मैंने क्या करा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए और सर्टिफाई करने के लिए रजिस्ट्रार को दिए, जहाँ भी मुझे देने हैं। लेकिन मीन वाइल सपोज 1 महीना लगता है सर्टिफिकेशन के लिए, 2 महीने लगते हैं, तो तब तक क्या वो पूरी फैक्ट्री विदाउट रूल्स फॉलो, मतलब कोई भी रूल्स नहीं आएंगे, वर्कर्स का जब भी मन करेगा आएंगे, जब भी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने टाइम पीरियड के लिए उनके उस इंडस्ट्री के खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई नहीं होते, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं, जो मतलब फॉर ऑल है, इक्वल फॉर ऑल है, सारे सब फैक्ट्रीज में अप्लाई होंगे, वो सब इसमें अप्लाई होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक फॉर्मेट होता है जिसको हम मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। उस फॉर्मेट पे कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सारी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स, जिस भी, क्योंकि हर इंडस्ट्री सेम नहीं होती, उनका नेचर ऑफ वर्क सेम नहीं होता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है काम करने का तरीका भी अलग होगा, कब वर्कर्स को आना है, कब जाना है, वो भी डिफरेंट होगा, क्या वेजेस होंगे वो भी डिफरेंट होगा, किस टाइप के वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होगा। तो जो फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखते हुए हर एम्प्लॉयर अपनी अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगा। सपोज वेजेस अगर है उस फॉर्मेट का हिस्सा, तो वेजेस हर एम्प्लॉयर के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में होगा, लेकिन कौन से वेजेस देने हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ए टाइप का अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसकी नेचर ऑफ वर्क अलग है बी से, तो उसका वेजेस भी अलग होंगे बी से। तो ऐसे बस आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर अब क्या हुआ, आप फिर से एक बार समझ लो। जैसे कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, सर एम्प्लॉयर्स ने अपने अपने हिसाब से देख के उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई करने के लिए, मतलब हाँ कि हाँ अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स मैंने बना दिया, अब इसमें आप इसको सर्टिफाई कर दीजिए ताकि हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अपने फैक्ट्री में अप्लाई करने लगे। तो उस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। तो मीनवाइल जब तक उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाई नहीं होते हैं, तब तक जो परफॉर्मा है, जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। The central government shall make model standing orders relating to conditions of service and other matters incidental thereto or connected therewith, notwithstanding anything contained in section 30 to 36 फॉर द पीरियड। जो अभी मैंने आपको बताया ये सब वही दिया हुआ है कि जिस पीरियड के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सर्टिफाई नहीं होते हैं, जब तक सर्टिफाई नहीं होते तब तक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। और जैसे ही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उस इंडस्ट्री के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सर्टिफाई हो जाएंगे, उसके बाद से फिर वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पर अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सेक्शन 30 प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। अब मैं क्या बता रही हूँ, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो फॉर्मेट जो दिया हुआ, जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसका ड्राफ्ट कैसे तैयार करता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे सर्टिफाई होता है। द एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर draft standing orders within the period of 6 months from the date of commencement of this code based on the model standing orders। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जिस दिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये वाला कोड अप्लाई होना चालू हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जब काम करने लगेंगे तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो जिस भी दिन ऐसा होता है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर जो एम्प्लॉयर है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उसको ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर करके सर्टिफाई करने के लिए भेजने होंगे, ठीक है। कमेंसमेंट बेस्ड ऑन द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 29, जो कि यहाँ हमने बात करी।
इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्या मैंने आपको बताया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स हर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उस पॉइंट्स में जैसे कि सपोज वेजेस, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वेजेस जैसे कोई एम्प्लॉयर है वो वेजेस को भी अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में इंक्लूड करेगा, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी स्टैंडिंग ऑर्डर में इंक्लूड करेगा, लेकिन डिफरेंट वेजेस, हर इंडस्ट्री के वेजेस का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट वेजेस होंगे हर इंडस्ट्री, बिकॉज नेचर ऑफ वर्क सबका अलग होता है, तो नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स भी डिफरेंट होगा, लेकिन जो मोटा जो हेडिंग्स हैं वो सेम होंगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने हैं? तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होंगे वो किस में दिया हुआ है? फर्स्ट स्केड्यूल में, इस कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के फर्स्ट स्केड्यूल में जो मैटर्स दिए गए हैं उन मैटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जितने भी मैटर्स हैं वो फर्स्ट स्केड्यूल में दिए गए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ड्राफ्ट तैयार करना है एम्प्लॉयर्स को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकता है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो कौन से स्केड्यूल में इंक्लूडेड है। मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर in which schedule are specified are mentioned in which schedule of industrial relations code। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर वुड बी फर्स्ट स्केड्यूल। यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या क्या स्केड्यूल्स हैं और किस टाइप का है, सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। and on any other matter considered necessary by him for incorporation of necessary provisions। और फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो तो इंक्लूड करने ही करने हैं, लेकिन जो उनके अलावा अगर किसी एम्प्लॉयर को लग रहा है कि ये भी चीज़ इंक्लूड होनी है तो वो भी उस पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो वो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है उस पर इंक्लूड कर सकता है। लेकिन उसको ये ध्यान में रखना है कि उसका स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ जाना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। द एम्प्लॉयर शैल कंसल्ट द ट्रेड यूनियंस और रिकॉग्नाइज नेगोशिएटिंग यूनियन और मेंबर्स ऑफ नेगोशिएटिंग काउंसिल relating to industrial establishment or undertaking as the case may be in respect of draft of the standing order and thereafter forward the draft of standing orders to the certifying officer। तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद, मतलब जब बनेगा तो उसको ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर नेगोशिएटिंग यूनियन है तो उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर नेगोशिएटिंग काउंसिल है तो उनके मेंबर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज सकता है इन ऑर्डर टू गेट दैट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड। Where an employer adopts a model standing order of the central government as referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then such model standing order shall be deemed to have been certified under the provision of this section। अब इसमें ये बोल रहा है कि मीनवाइल जब तक उसके खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड नहीं हो जाते तब तक उसको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, और तब जब तक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होंगे उसकी इंडस्ट्री में ये माना जाएगा कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइड है बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर। Provided that if the certifying officer has any observation, he may direct such employer to amend the standing order so adopted within such period as may be prescribed। लेकिन अगर वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो अप्लाई हुए हैं मीनवाइल अगर उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, ऐसा सर्टिफाइंग ऑफिसर ऑब्जर्व करता है, उसको लगता है, तो वो अपनी जो भी बात है उसको एम्प्लॉयर को बता सकता है और एम्प्लॉयर उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, अमेंड कर सकता है। The employer shall prepare draft of the modification required in the standing orders, if any, in accordance with the provision of this code and forward electronically or otherwise to the certifying officer for the certification of those modification within the period of 6 months from the date the provision of this chapter becomes applicable। अब इसमें बोल रहा है, अच्छा हाँ, ये जो अमेंडमेंट जो होने हैं, ये अमेंडमेंट क्या जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो सर्टिफाइंग के लिए सर्टिफिकेशंस के लिए भेजे गए हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, नॉट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स।
और जब जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर ने बोला है कि ये मॉडिफाई होना चाहिए, उसको मॉडिफाई करके एज रिक्वायर्ड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको इधर इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा या इन पर्सन जाके उनको भेजेगा वो मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन ऑर्डर टू गेट दो स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जिस दिन से इस कोड के प्रोविजंस, इस चैप्टर के प्रोविजंस उसकी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होने लगेंगे, उस दिन से 6 मंथ्स के अंदर। ऑन द रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट referred to in subsection 1 and subsection 4, the certifying officer shall issue notice to the trade union, negotiating council, negotiating union of industrial establishment or members of negotiating council, or where there is no trade union operating, to such representatives of the workers of the industrial establishment or undertaking chosen in such manner as may be prescribed। अभी क्या करना है, अभी देखो, जब ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर को मिल जाते हैं तो वो इशू करेगा, नोटिस इशू करेगा, किसको, ट्रेड यूनियन को या नेगोशिएटिंग यूनियन को या नेगोशिएटिंग काउंसिल के मेंबर्स को। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स को जो है, जो उस पर्टिकुलर उसको लगता है कि जो उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर मैटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी मैनर है उस प्रिस्क्राइब्ड मैटर में इशू करेगा नोटिस। क्यों करेगा, फॉर सीकिंग देयर कमेंट्स इन द मैटर एंड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ देयर कमेंट्स। मतलब जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उस पर उनके क्या विचार हैं कि क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इन कंसल्टेशन विद ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन और द मेंबर्स ऑफ नेगोशिएटिंग काउंसिल पूरा तैयार होगा, उसके बाद वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को जाएगा। लेकिन सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जब वो ड्राफ्ट पहुंचता है तो वो फिर से इन सबको, जिनकी कंसल्टेशन से वो आया है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, उन सबको दोबारा से एक इशू करता है नोटिस, ताकि उनके कमेंट्स दोबारा से उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पे लिए जाए कि इन केस कुछ वो चाहते थे इंक्लूड करना, मे बी ना हुआ हो, या जो भी उनके ओपिनियंस है उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको लेने के लिए, उनकी ओपिनियंस को गैदर करने के लिए वो करेगा, एक इशू नोटिस करेगा। ठीक है, कौन, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, सॉरी सर्टिफाइंग ऑफिसर। और इसका सिंपल कारण ये भी है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर चाहता है कि नेगोशिएटिंग यूनियन, काउंसिल, ट्रेड यूनियंस को एक अपॉर्चुनिटी मिले, या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी बात, अपना ओपिनियन रख सके टुवर्ड्स द ड्राफ्ट्स, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि इवेंचुअली जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कहीं ना कहीं वो वर्कर्स को ही इम्पैक्ट डालने वाले हैं। ट्रेड यूनियंस, नेगोशिएटिंग काउंसिल, जो वहाँ काम करते हैं लोग, उन पे ही इफेक्ट डालने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है उनके ओपिनियंस उस पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे लेना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, negotiating union or council, as the case may be, to the trade union or the representatives of the workers, and decide as to whether or not any modification or addition to such draft standing order is necessary। और वो opinions क्यों लेंगे, ताकि वो देख सके कि इन केस कोई modification करना है या कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी रहती हैं। Provided that certifying officer shall complete such procedure for certification referred to in subsection 4 and 5 in respect of the draft standing order so received within the period of 68। अब जिस दिन से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये कोड के प्रोविजंस, ये चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई होने लग जाएंगे, उस दिन से 6 महीने के अंदर एम्प्लॉयर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेजने हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर को, ताकि वो सर्टिफाई कर सके। जब सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स चले जाते हैं तो उसके पास 60 दिन का वक्त है, 60 डेज का टाइम है। इन 60 डेज में उसको ये पूरा सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। The draft modification in the standing orders so received within the period of 60 days from the date of the receipt of such modification, failing with such draft standing orders, or as the case may be, the modification in standing order shall be deemed to have been certified after the expiry of said period। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 60 डेज के बाद ये अज्यूम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सर्टिफाइड हो चुके हैं। The standing order shall be certified under this code if provision is made therein in every matter set out in the first schedule which is applicable to the industrial establishment।
Such orders are otherwise in conformity with the provision. अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन से बेसिस पे सर्टिफाई करेगा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को? सिंपल से दो बेसिस है. पहला वो ये देखेगा कि जो फर्स्ट शेड्यूल में मैटर्स लिखे हैं क्या उसके साथ जा रहे हैं ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्या जो इस कोर्ट के प्रोविजंस हैं उनके साथ हैं ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उनके अगेंस्ट तो नहीं है. और अगर ऐसा नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उसके साथ है, सारे की सारे मैटर्स को अप्लाई कर रहे हैं, लॉ के साथ जा रहे हैं, तो वो सर्टिफाई कर देगा. इट शैल बी द फंक्शन ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपेलेट अथॉरिटी रिफर्ड टू इन सेक्शन 32 विच जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, to adjudicate upon the fairness or reasonableness of the provisions of any standing order keeping in view the provisions of मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर. अब ये देखना कि जो भी मैटर्स लिखे हैं उस स्टैंडिंग ऑर्डर में वो कितने रीजनेबल है, कितने फेयर है. ये किसका काम है? सर्टिफाइंग ऑफिसर का या अपेलेट अथॉरिटी का, जो कि सेक्शन 32 में अभी हम पढ़ेंगे. The certifying officer shall certify the draft standing order or modification in the standing order. देखो यहाँ पर केवल न्यू स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही है. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है, इस कोड के बनने से पहले से. तो जाहिर सी बात है इस कोड के बनने से पहले से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए थे. तो वो लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई भी करेंगे ना. तो यहाँ पर इस चैप्टर में केवल न्यू ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही है. इस चैप्टर में वो भी प्रोविजंस देखे जा रहे हैं कि अगर मॉडिफिकेशन वाला सीन चल रहा है तो वो भी हम ये देख रहे हैं. तो इसको ध्यान में रखना कि न्यू इंडस्ट्री है तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, अगर ओल्ड इंडस्ट्री है जिसके ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं तो मॉडिफिकेशन करने के लिए वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजते हैं. तो सारा का सारा प्रोसीजर्स उतने दिन में होना चाहिए जितने दिन को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है. The certifying officer will certify the draft standing order or modification in the standing orders referred to in subsection 5 and shall within 7 days thereafter send the copies of certified standing orders or modification in the standing orders authenticated in such manner as may be prescribed to the employer and to the negotiating council, union or trade union. तो 60 डेज़ के अंदर तो उसको सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है सर्टिफिकेशन का. लेकिन सर्टिफिकेशन होने के बाद 7 दिन के अंदर उसको वो सारी की सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो इशू होता है सर्टिफिकेट उसको भेजना है किसको? टू द एम्प्लॉयर, नेगोशिएटिंग काउंसिल, ट्रेड यूनियन एंड नेगोशिएटिंग यूनियन एज वेल और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स. तो ये जो 7 डेज़ है या 60 डेज़ जो अभी हमने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली स्लाइड में, ये सब प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन पुटअप होता है. द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर सब सेक्शन 1 और ड्राफ्ट ऑफ मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर सब सेक्शन 5 शैल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट गिविंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड. तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ साथ और क्या क्या आएगा? वो जो भी वर्कर्स काम करते हैं उसके सारे पर्टिकुलर्स, अगर ट्रेड यूनियन है तो वो, अगर नेगोशिएटिंग काउंसिल है तो उसकी डिटेल, नेगोशिएटिंग यूनियन है तो उनकी डिटेल्स. अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर इन सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट. अब ये बोल रहा है कि अगर दो सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो क्या कर सकते हैं? एक स्टैंडिंग ऑर्डर साथ मिल के बना सकते हैं जिसमें दोनों अपने अपने जो भी डिटेल्स है, अपनी वर्कर्स की डिटेल्स, खुद की एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स, नेगोशिएटिंग काउंसिल, यूनियन, ट्रेड यूनियन जो भी है सबकी डिटेल्स मेंशन करके एक म्यूचुअल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाई करने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल करना है. अगर दो इंडस्ट्रियल एक जैसी हैं तो एम्प्लॉयर्स एक ही क्या कर सकते हैं? एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स मिलके एक ग्रुप में ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई करवा सकते हैं बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर. Section 31 certifying officer and appellate authority to have the power of civil code. Every certifying officer and appellate authority referred to in section 32 shall have the power of civil code for the purpose of receiving evidence. तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उससे रिलेटेड क्या है? जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर है या अपीलेट अथॉरिटी उसके पास सिविल कोड की पावर्स होंगी. पावर्स ऑफ रिसीविंग द एविडेंस, एविडेंस रिसीव करने की,
ओथ एडमिनिस्टर करने की, विटनेस के अटेंडेंस एनफोर्स करवाने की, कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर उनको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं उसके डिस्कवरी होनी, मतलब वो अगर ऐसा डायरेक्ट करें, उनके पास ये पावर है कि वो एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा केस है जिसमें उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन ऑर्डर टू सी द फेयरनेस, जो जजमेंट पास करने के लिए उनको अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनके पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें। विटनेस को अटेंडेंस के लिए वो एनफोर्स कर सकते हैं कि विटनेस आने चाहिए, एविडेंस के लिए उनके पास पावर है, ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए उनके पास पावर है। तो ओवरऑल सिविल कोड की सारी पावर्स दी गई हैं किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को एज वेल एज अपीलेट अथॉरिटी को। Clerical and arithmetical mistakes in any order passed by certifying officer or errors arising thereof from any accidental slip or omission at any time may be corrected by officer or successor in office of such successor. अगर कोई सर्टिफाइंग ऑफिसर जो भी सर्टिफिकेट इशू करता है उसमें कोई अरिथमेटिकल या क्लरिकल मिस्टेक है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है उस ऑफिस में। सर्टिफाइंग ऑफिसर का जो ऑफिस होता है उसके कोई भी ऑफिसर के, मतलब जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, सक्सेसर होगा, वो ऐसा कर सकता है। सेक्शन 2 अपील्स। An employer or trade union or negotiating union or negotiating council or where there is no such union or council in an industrial establishment, any such representative body of the workers of the industrial establishment, if not satisfied with the order of certifying officer, अगर certifying officer का कोई order है related to certification of draft standing order, उसके ऑर्डर से कोई खुश नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो वर्कर हो, तो कोई भी क्या कर सकता है? अपील कर सकता है विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दैट ऑर्डर। अगर जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास करा है, ऑर्डर रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, और उस ऑर्डर से या तो वर्कर खुश नहीं है या एम्प्लॉयर खुश नहीं है, तो जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से 60 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं? दोनों या आइदर ऑफ देम अपील कर सकते हैं टू द अपीलेट अथॉरिटी। और वो अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करेगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अगर वो स्टेट के अंदर आता है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल के अंदर आती है इंडस्ट्री तो सेंट्रल, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अपीलेट अथॉरिटी, और उस अपीलेट अथॉरिटी को 60 डेज के अंदर, जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास करा है रिलेटेड टू दी सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और उस ऑर्डर से अगर एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन या कोई वर्कर खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है? 60 डेज के अंदर अपील कर सकता है टू दी अपीलेट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट by notification, and such authority shall dispose the appeal in such manner as may be prescribed. तो 60 days के अंदर, 60 days is very important to note down. Date of operation of standing orders and its availability. Section 33. The standing orders or modified standing orders as the case may be shall, unless an appeal is preferred. अगर अपील नहीं हुई है, अगर कुछ सब प्रोसीजर स्मूथली चल रहा है तो कैसे होगा, और अगर अपील होगी तो कैसे होगा, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। द स्टैंडिंग ऑर्डर्स और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज द केस मे बी, मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज द केस मे बी, unless an appeal is preferred, come into operation on the expiry of 30 days from the date on which authenticated copies thereof are sent under subsection 8 of section 30, or where an appeal is preferred on the expiry of 7 days. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 60 डेज का टाइम मिलता है सर्टिफाइंग ऑफिसर को सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। जब सर्टिफिकेशन हो जाता है उसके बाद 7 दिन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर वो कॉपीज़ जो सर्टिफिकेट है उसको किसको भेजता है? एम्प्लॉयर को, नेगोशिएटिंग यूनियन, ट्रेड यूनियन, काउंसिल जो भी वहाँ मौजूद है उसको। और जिस दिन वो कॉपी सेंड करेगा उस दिन से 30 डेज के अंदर, जैसे आज अगर कॉपी सेंड कर दी है उसके बाद 30 दिन के अंदर ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। कब? जब देयर इज़ नो अपील। लेकिन अगर कोई अपील चली गई है, जो भी ऑर्डर पास हुआ उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील चली गई है तो फिर अपील चली जाने के केस में कब एप्लीकेबल होंगे, कब ऑपरेशन में आएंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स?
ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपीज ऑफ द ऑर्डर। तो जिस दिन अपील गई, अपीलेट अथॉरिटी के पास केस गया, केस डिसाइड हुआ, अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास करा उस दिन से 7 days के बाद, विद इन ऑन द एक्सपायरी ऑफ, 7 दिन के बाद जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो ऑपरेशन में आ जाएंगे। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। सो देखो, सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करता है, उसने कॉपी सेंड करी अपने सर्टिफिकेट की, कॉपीज किसकी, जो उसने सर्टिफाई करा है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, उसका जो इशू करा है उसने सर्टिफिकेट, उसकी जब कॉपी सेंड करेगा उसके बाद 30 days के अंदर वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अपील है, मतलब वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स या ट्रेड यूनियन उनके ऑर्डर से खुश नहीं है, किसके ऑर्डर से, सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से कुछ नहीं है, तो वो अपीलेट अथॉरिटी को एक अपील करेगी विद इन 60 days, जैसा कि अभी हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा। अपीलेट अथॉरिटी क्या कर रही है, वो डिसाइड करेगी मैटर को, अपना ऑर्डर पास करेगी। तो जिस दिन उसने ऑर्डर पास करा है, वेयर एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी आर सेंड, जिस दिन उसने ऑर्डर पास करा उसके बाद उसने अपनी जो ऑर्डर की कॉपीज है उसको सेंड करा, किसको, टू द पार्टीज ऑफ दैट डिस्प्यूट। ठीक है, जो भी अपील गई है, जो अपील की पार्टी है, उनको ऑर्डर की कॉपीज पास करी। तो जिस दिन उन्होंने ऑर्डर, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर्स की कॉपी पास करी, उस दिन से 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर नहीं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 days क्या होगा, वो जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days है, यहाँ पर विद इन नहीं है, और यहाँ पर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 days है, विद इन नहीं है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि विद इन द एक्सपायरी ऑफ, विद इन 30 days है कि आफ्टर 30 days है। तो यहाँ पर क्या है, 30 दिन कंप्लीट होने के बाद या 7 दिन कंप्लीट होने के बाद। The text of the standing orders as finally certified under this code shall be maintained by the employer in such language or in such manner for the information of concerned workers। तो मतलब जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो उस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। बेसिकली बहुत सिंपल है, जो वर्कर्स है, जिसके जो कंसर्न वर्कर्स है, मतलब जो स्टैंडिंग ऑर्डर जिनके लिए बनाए गए हैं उनको समझ में आए, वो अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सके, इसमें इतना ही लिखा है। Section 34, Register of Standing Orders. A copy of all standing orders as finally certified under this code shall be filed by certifying officer in a register maintained for the purpose and upload in electronic form or in such other form as may be prescribed। तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर, जिसमें जो भी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है जो सर्टिफाई हो चुका है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसमें लिखी जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको मेंटेन करा जाएगा, एज वेल एज इन अदर फॉर्म्स भी उसको मेंटेन करा जाएगा। Duration and modification of standing orders. The standing orders certified under subsection 8 of section 30 shall not accept on an agreement between employer and the worker or negotiating union, trade union, be liable for modification until the expiry of 6 months from the date on which standing orders or last modification came into operation। Suppose आज से standing orders operation में आ गए, मतलब अप्लाई होना स्टार्ट हो गए, तो अगर तो कोई अग्रीमेंट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर या ट्रेड यूनियन कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इसको दोबारा से हम चेंज करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है पहले से, तो जिस दिन से स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं, जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उस दिन से 6 मंथ्स तक तो वो बिल्कुल भी मॉडिफाई या चेंज नहीं किए जा सकते। उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है जिसमें जो भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। हाँ, अगर कोई अग्रीमेंट पहले से ही है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फिर 6 महीने का टाइम है, 6 महीने तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। Subject to the provision of subsection 1, an employer or worker or trade union or other representative body may apply to certifying officer to have standing orders modified if such application as may be prescribed, which shall be accompanied by such copies of modification proposed, and where modifications are proposed to be made by agreement between the employer and worker or any other representative body, a certifying copy of that agreement shall be filed। और अगर मॉडिफाई होने हैं तो सर्टिफाइंग ऑफिसर को क्या होगा, वो मॉडिफिकेशन जो मॉडिफिकेशन किए जाने हैं
उन कॉपीज़ के साथ जो भी हमारे प्रेजेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है प्लस जो हम प्रपोज्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, जो चेंजेस आने हैं उसके साथ वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को दे दिए जाएंगे ताकि वो जो भी प्रपोज मॉडिफिकेशन है वो कर सके। एंड अगर कोई अग्रीमेंट है ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन का तो वो उस अग्रीमेंट की कॉपी भी इस दोनों के साथ जाएगी टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। सेक्शन 38 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड लायबिलिटी टू पे सबसिस्टेंस अलाउंस वेयर एनी वर्कर इज सस्पेंडेड बाय द एम्प्लॉयर pending investigation or inquiry into complaints or charges of misconduct against him. Such investigation or inquiry, or where there is an investigation followed by an inquiry, both the investigation and inquiry shall be completed ordinarily within a period of 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच सस्पेंशन। तो अगर कोई मिसकंडक्ट के चलते, कोई ऐसे ऑफेंस के चलते किसी भी वर्कर को सस्पेंड किया गया है तो जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सस्पेंशन वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सस्पेंशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 90 डेज का टाइम पीरियड। The standing order certified under subsection 8 of section 30 or modified under section 35 shall provide that where a worker is suspended as referred to in subsection 1, the employer in relation to an industrial establishment or undertaking shall pay to such worker employed in such establishment subsistence allowances at the rate specified in subsection 3 for the period during which, I'm so sorry, wait a second, during which such worker is placed under suspension pending investigation। तो जब वो सस्पेंड चल रहा है तो सस्पेंशन के दौरान उसको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना ज़रूरी होता है, ये उसका राइट होता है। और आपने अगर मेरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सब्सिस्टेंस अलाउंस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ था इन दी ओल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट है, जो भी सेक्शन है, जो भी ईयर है ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन सा है। मैंने अपने एक्ट में जो एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट उसमें बताया है। अगर आप लोगों ने वो एक्ट नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। एंड आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा ईयर था, वो कौन सा सेक्शन था। द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस पेबल अंडर सबसेक्शन 2 shall be at the rate of 50% of the wages which the worker was entitled to immediately preceding the date of such suspension for the first 90 days of suspension, and at the rate of 75% of such wages for the remaining period of suspension if the delay in the completion of disciplinary proceedings against such worker is not directly attributable to the conduct of such worker। तो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस कितना होगा? पहला है फर्स्ट 90 डेज के लिए तो 50% है, मतलब जो भी उसको सस्पेंशन से इमीडिएटली पहले वेजेस मिलते थे उसका 50%, और आफ्टर द 90 डेज अगर वो डिले वर्कर की वजह से नहीं हो रहा है तो आफ्टर 90 डेज वो जो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस है वो क्या हो जाएगा? 75%। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और हाँ, जो मैंने अभी आपको बोला कि सब्सिस्टेंस अलाउंस से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुआ था इन दी ओल्ड एक्ट, विच वन? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। उस एक्ट में कौन सा सेक्शन है, अमेंडेड सेक्शन, एज वेल एज कौन सा ईयर था। तो भी प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे साथ एंगेज होंगे कमेंट सेक्शन में। सेक्शन 39 पार्ट 2 exempt। The appropriate government may by notification exempt conditionally or unconditionally any industrial establishment or class of industrial establishment from all or any of the provisions of this chapter। तो अगर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के प्रोविजन से, या तो कुछ या तो सारे चैप्टर्स के प्रोविजन से, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है तो कुछ प्रोविजन से अगर एग्जाम्प्ट करना है या सारे के सारे प्रोविजन से एग्जाम्प्ट करना है, तो ये पावर किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। ये ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चंस आ सकता है इससे।
सो दिस वॉज इट, चैप्टर 4 स्टैंडिंग ऑर्डर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं जल्दी आऊँगी, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय।